जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स शेयर करने जा रहा हूँ कि जो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ डिजर्व करते हैं। आज हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे और डीपली एनालिसिस करेंगे कि वो सेक्टर्स क्यों इतनी अच्छी ग्रोथ डिजर्व करते हैं। मैंने अपने हिसाब से स्टडी अपनी लर्निंग लगा के ये सेक्टर्स को ढूंढा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब भी कोई स्टॉक बढ़ता है तो उसके पीछे मेनली सेक्टर का ही हाथ होता है। सेक्टर जब डिमांड में आता है तो उसके स्टॉक्स के दाम भी बढ़ने लगते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही सेक्टर्स को शेयर करने जा रहा हूँ। पहला जो हमारा सेक्टर रहने वाला है वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर 2024-25 में बहुत ही अच्छा ग्रो करा है और आगे भी मुझे इसकी विजिबिलिटी दिख रही है क्योंकि इंडिया अब इंपोर्ट कम करके मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के खुद की एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता है। 2029 तक इंडिया का टारगेट है कि 50,000 करोड़ की एक्सपोर्ट हो जानी चाहिए। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर का जो बजट होने वाला है वो कुछ 1,80,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया है, जो कि 13% ज्यादा है 2024-25 से। तो इसका सीधा इम्पैक्ट इसके स्टॉक्स पर पड़ने वाला है, जो हमने पहले भी बात की है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करके रखे हैं कि जिसका मेजरली जो इम्पैक्ट है वो उन्हीं स्टॉक्स पर हो सकता है। तो पहला हमारा स्टॉक रहने वाला है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो स्टॉक है, ये गवर्नमेंट स्टॉक है और जो ये स्टॉक है वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डेवलप करती है, जो भी हमारे वेपन्स में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है, जो भी शिप्स में यूज़ होता है, ये सभी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ये बेल बनाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसकी 90% मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस सेक्टर में ही जाती है। ये एक मेजर सोर्स कहलाता है डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और स्क्रीन पर देखें तो इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू भी बहुत ही अच्छी है। दूसरा जो हमारा स्टॉक रहने वाला है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL। ये जो स्टॉक है, ये मेनली जो फाइटर जेट्स होते हैं या जो भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो सब बनाता भी है, डिज़ाइन भी करता है, उसके अलावा इसे रिपेयर भी करता है जब ये बिगड़ जाता है तब। तो ये भी एक मेजर स्टॉक ही कहलाता है डिफेंस सेक्टर का। तीसरा जो हमारा स्टॉक रहने वाला है वो है भारत डायनामिक्स, जो कि डिफेंस सेक्टर में अपनी मिसाइल्स को प्रोवाइड करता है। मिसाइल्स सभी जगह यूज़ होती है, एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होती है, फाइटर जेट्स में यूज़ होती है, शिप्स में यूज़ होती है। तो ये भारत डायनामिक्स जो कंपनी है, वो मिसाइल्स प्रोवाइड करती है डिफेंस सेक्टर को। तीसरा जो हमारा स्टॉक रहने वाला है वो है मैज़ेगान डॉकशिप बिल्डर्स। ये जो कंपनी है, ये शिप्स बनाती है, पूरा फ़ोकस इसका शिप्स पर ही है। शिप्स को मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, उसके अंदर मॉडिफ़िकेशन, शिप्स जब खराब हो जाए तो उसका जो मलबा होता है उसे डिस्ट्रॉय करना, वो सभी काम ये स्टॉक करती है, ये कंपनी करती है और इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये तो हो गया डिफेंस सेक्टर का। अभी हम अपने दूसरे सेक्टर पर आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ये जो सेक्टर है ये 2020 से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे भी इसकी विजिबिलिटी बहुत ही है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की मांग हमेशा ही रहती है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है पुनः प्राप्ति ऊर्जा, जिसे हम फिर से उत्पादित कर सके वैसी ऊर्जा, और जिसकी ज़रूरत भारत को अभी बहुत ही है। भारत इसमें बहुत ही अच्छा इन्वेस्ट करने वाला है। इसमें जो-जो चीज़ इंक्लूड होती है, लाइक सोलर पैनल्स होते हैं, वाइंड टरबाइन्स होते हैं, ये सब ये पुनः प्राप्ति ऊर्जा है। और इंडिया अभी बड़े-बड़े प्लांट्स भी लगा रहा है सभी जगह की, जिससे हम ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाएँ। अभी इंडिया के पास टोटल 260 गीगावाट पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता है और इंडिया अपनी इसी क्षमता को 2029-30 तक टोटल 500 गीगावाट तक की टारगेट ले रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है यहाँ पे। तो पहला जो स्टॉक है वो है वारी एनर्जीज। बेसिकली ये जो कंपनी है ये पावर का स्टोरेज बनाती है, यानी कि जिसमें पावर स्टोर होता है वो। उसके अलावा सोलर भी बनाती है, सोलर केबल्स भी बनाती है, इन्वर्टर्स भी बनाती है, सोलर सॉल्यूशंस भी देती है। ओवरऑल ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोलर का जो भी सेक्टर है, जो भी सोलर का पार्ट है वो सभी कवर करती है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही अच्छा रहेगा रिन्यूएबल एनर्जीज में। तो दूसरा जो हमारा स्टॉक रहेगा वो है सुज़लोन। सुज़लोन जो है वो बेसिकली पवन चक्की बनाती है, जिससे हम वाइंड से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो बनाती है सुज़लोन। मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में, और आने वाले कुछ सालों में ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ डिजर्व करता है। और जो हमारा तीसरा और आखिरी स्टॉक है रिन्यूएबल एनर्जीज का, वो है टाटा पावर। टाटा पावर भी आप सबको पता ही होगा कि जो पावर को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ट्रांसमिट भी करता है और उसके कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो टाटा पावर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिन्यूएबल एनर्जीज में। ये सब तो हो गया रिन्यूएबल एनर्जीज का। अभी हम लोग इस वीडियो के आखिरी सेक्टर पर आते हैं, जो कि रहेगा कैपिटल गुड्स। तो बेसिकली ये जो कैपिटल गुड होता है, वो कोई भी कंपनी कुछ शुरुआत करना चाहती है, कुछ प्रोडक्शन करना चाहती है, तो प्रोडक्शन के लिए जो मशीन्स यूज़ होते हैं उसे हम कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीनरी ही देखने को मिलती है, इसमें हमें स्विच गेट्स भी मिलने को देखने को मिलते हैं, जो भी डेली बेसिस पे हमारे घर में यूज़ होते हैं, उसे हम कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं। तो जो हमारा पहला स्टॉक रहेगा इस सेक्टर का वो है L&T, लार्सन एंड टर्बो।
ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 5 सालों में बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है और आगे भी बहुत ही अच्छा दे सकती है रिटर्न। क्योंकि जितने भी स्टॉक जो भी सेक्टर आगे ग्रो करेंगे, उसमें कैपिटल गुड्स तो यूज़ होगा ही होगा। तो जो भी हमारे घर में स्विच गेट्स यूज़ होते हैं, वायर्स, केबल्स, ये सब ये एल&टी बनाती है। ऑर्डर बुक वैल्यू वो आप देख सकते हो। दूसरा जो हमारा स्टॉक है बेल, तो ये बेल का ही भाई है और ये जो बेल है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोवाइड करती है। यानी कि कोई भी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, पार्ट हो गया, ये सब पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू कितनी है। तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो है सीमेंस। सीमेंस भी जो भी हमारा गैजेट होता है वो सब ये सीमेंस बनाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आखिरी स्टॉक आखिरी सेक्टर का इस वीडियो का। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट स्टॉक लास्ट सेक्टर का इस वीडियो का। और आगे मैं किस चीज़ पर स्टडी करूँ और उसका वीडियो बनाऊँ ये आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।